नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। किंग चार्ल्स तृतीय का 6 मई को राज्याभिषेक होगा। इस राज्याभिषेक में भारत का प्रतिनिधित्व देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां भी भारत सरकार की ओर से किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में हिस्सा लेंगे। भारतीय मूल ब्रिटिश सांसद और प्रसिद्ध कारोबारी लॉर्ड करन ब्लिमोरिया ने बताया कि राज्याभिषेक के बाद किंग चार्ल्स तृतीय भारत आ सकते हैं। किंग चार्ल्स तृतीय यूनाइटेड किंगडम और 14 अन्य राष्ट्रमंडल क्षेत्र के राजा हैं। मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की 8 सितंबर 2022 में मृत्यु होने के बाद उन्हें राजा बनने का मौका मिला। 1952 से ड्यूक ऑफ कार्नवाल और ड्यूक ऑफ रोथेसे के रूप में वो ब्रिटिश इतिहास में सबसे पुराने और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उत्तराधिकारी हैं। साथ ही सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रिंस ऑफ वेल्स भी हैं। किंग चार्ल्स तृतीय 73 साल की उम्र में चार्ल्स ब्रिटिश सिंहासन ग्रहण करेंगे। वो ब्रिटिश सिंहासन ग्रहण करने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड विलियम 5 के पास था। उन्होंने 64 साल की उम्र में सिंहासन ग्रहण किया था। दिल्ली में पंजाब के पूर्व स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल को लेकर शुक्रवार को सुबह सुबह एक बड़ी खबर सामने आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। दरअसल आज दिल्ली में पंजाब के पूर्व स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने 19 अप्रैल को ही अकाली दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। उन्होंने 14वीं लोकसभा में पंजाब के फिल्लौर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और शिरोमणि अकाली दल के सदस्य थे। 2 बार पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष रहे। गौरतलब है कि चरणजीत के बेटे इंदर इकबाल सिंह अटवाल पंजाब के कई अन्य लोगों के साथ 10 अप्रैल को ही नई दिल्ली में बीजेपी में शामिल हुए। रविवार को राजधानी में पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्हें औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल करवाया गया। तो आपको बताते चले कि पूर्व स्पीकर ने भी आज जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया है। और वहीं आपको बता दें कि उन्होंने अकाली दल से इस्तीफा दिया था और उसके बाद आज जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल ने बीजेपी का दामन थामा है। राजधानी दिल्ली में चरणजीत सिंह अटवाल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। जेपी नड्डा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में चरणजीत सिंह अटवाल ने बीजेपी का दामन थामा। जालंधर में होने वाले चुनावों से पहले पंजाब में राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। अब शिरोमणि अकाली दल से अलग हुए चरणजीत सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं और जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, जालंधर में चुनाव से पहले ये हलचल देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा बदलाव यहाँ हो सकता है। पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। 19 अप्रैल को अटवाल ने अकाली दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। कभी आपस में सहयोगी दल रहे अकाली और बीजेपी के बीच तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब में बीजेपी ने कभी अपने सहयोगी दल रहे शिरोमणि अकाली दल को झटका दिया है। लोकसभा सांसद रहे और 2 बार पंजाब विधानसभा के स्पीकर रह चुके चरणजीत सिंह अटवाल ने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उन्हें नई दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में जेपी नड्डा और उपस्थिति में जेपी नड्डा की प्राथमिकता सदस्यता उन्हें दी गई है। अटवाल की बात करें अगर तो उनका जन्म 15 मार्च 1937 को हुआ। वो 2004 से 2009 तक भारत की 14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने 14वीं लोकसभा में पंजाब के फिल्लौर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और शिरोमणि अकाली दल के सदस्य थे। वो 2 बार पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। गौरतलब है कि चरणजीत से पहले उनके बेटे इंदर इकबाल सिंह ने
पंजाब के कई अन्य लोगों के साथ नई दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। रविवार को राजधानी में पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्हें औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल किया गया। तो आपको बता दें कि पूर्व स्पीकर चरणजीत सिंह को जेपी नड्डा ने सदस्यता दिलाई और आज सुबह सुबह ये सदस्यता ग्रहण की है। चरणजीत सिंह ने पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। चरणजीत अटवाल के बेटे इंदर इकबाल सिंह अटवाल को जालंधर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी प्रत्याशी चुने जाने के एक दिन बाद ही चरणजीत सिंह अटवाल ने शिरोमणि अकाली दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। 86 वर्षीय चरणजीत अटवाल 2004 से 9 तक लोकसभा के डिप्टी स्पीकर और 2 बार पंजाब विधानसभा के स्पीकर रह चुकी हैं। उन्हें शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का बहुत करीबी माना जाता है। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के संतोख सिंह चौधरी के खिलाफ जालंधर संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। विवादों से घिरी फिल्म द केरल स्टोरी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी बवाल मचा हुआ है। हालांकि इससे फिल्म की जमकर पब्लिसिटी भी हुई। फिल्म में 3 ऐसी लड़कियों की कहानी को पर्दे पर दिखाया गया है जिन्हें धर्म बदलकर ISIS में शामिल कर दिया जाता है। इसके लिए लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। फिल्म में बताया गया है कि केरल में ऐसी लड़कियों की संख्या 32,000 से भी ज्यादा है। इस आंकड़े को लेकर काफी विवाद हो रहा है। फिल्म मेकर्स की ओर से कहा जा रहा है कि संख्या पर ध्यान देकर मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि फिल्म को लेकर मचे बवाल के बीच कई जगहों पर हाई अलर्ट जारी किया गया। द केरल स्टोरी को लेकर तमिलनाडु में हाई अलर्ट जारी किया गया है। माना जा रहा है कि फिल्म देखने के बाद इसे लेकर विरोध हो सकता है। वहीं कई जगहों पर फिल्म को बैन किए जाने की भी मांग की गई है। हालांकि इसे खारिज कर दिया गया। केरल में भी फिल्म को बैन नहीं किया गया। आपको बताते चले तो वहीं तमिलनाडु सहित कई जगहों पर अलर्ट जारी है। विवादों से घिरी फिल्म द केरल स्टोरी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। द केरला स्टोरी के रिलीज होने से पहले काफी बवाल इसे लेकर मचा हुआ। फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही थी, लेकिन आपको बता दें कई जगहों पर हाई अलर्ट जारी किया गया इसी के चलते, ताकि किसी भी प्रकार का उपद्रव देखने को ना मिले। द केरल स्टोरी पर बैन नहीं लगेगा। हाई कोर्ट ने याचिका भी खारिज कर दी है। केरल में भी फिल्म को बैन नहीं किया गया है और जिस तरीके से याचिका दायर की गई थी फिल्म को बैन करने की, इस फिल्म को बैन नहीं किया जा रहा है। द केरला स्टोरी को लेकर काफी बवाल मचा हुआ था। इस केरल स्टोरी वर्तमान में चर्चा का विषय है। टीजर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म विवादों में घिरी हुई है। रिलीज पर आपत्ति जताई जा रही है और प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गई। केरल की कहानी 4 लड़की शालिनी, गीतांजलि, निमाह और आसिफा के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। वे सभी एक कमरे में रहते क्योंकि वे केरल की नर्सिंग स्कूल में पढ़ रही हैं और इस तरीके से ये पूरी कहानी इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। इसमें बताया गया है कि भोली भाली लड़कियों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए और उन्हें ISIS में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है और तब से ये एक दर्दनाक यात्रा बताई गई है इसमें। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इसको बैन करने की याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट में याचिका ये दायर की गई थी और हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। निर्देशक सुदीप्तो सेन से 32,000 नंबर के बारे में जब पूछा गया, जिस पर सभी पूछताछ कर रहे हैं, इस पर निदेशक ने कहा कि संख्या बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताई गई है। उन्होंने उल्लेख किया कि फिल्म 2 महीने के लिए सेंसर बोर्ड के पास थी और उन्होंने हर हिस्से की अच्छी तरह से जांच की है। उन्होंने टिप्पणी की कि कोई सेंसर बोर्ड को बदनाम नहीं कर सकता क्योंकि भारतीय संविधान ने उन्हें शक्ति दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बोर्ड हर फिल्म की जांच करता है, कोई भेदभाव नहीं करता।
उन्होंने कहा कि टीम नंबर के साथ खड़ी है। विपुल अमृतलाल शाह ने तब कहा था कि टीम अभी संख्याओं पर टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मामला अदालत में है और ये उप न्यायिक है। कोर्ट का फैसला आने के बाद वे इस बारे में बात करेंगे। केरल स्टोरी ने फिलहाल सबका ध्यान खींचा। फिल्म आज रिलीज हो चुकी है। वहीं विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित ये फिल्म एक बड़े विवाद में फंसी नजर आई। कुछ लोग प्रतिबंध लगाने की मांग फिल्म पर कर रहे हैं, लेकिन विवादों से घिरी ये फिल्म आज रिलीज हुई। तमिलनाडु सहित कई जगहों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और ये याचिका खारिज कर दी गई है। में 3 ऐसी लड़कियों की कहानी है जिसे पर्दे पर दिखाया है, जिन्हें धर्म बदलकर ISIS में शामिल कर दिया जाता है। इसके लिए लड़कियों को प्रताड़ित भी किया जाता है। बता दें, फिल्म को लेकर मचे बवाल के बीच कई जगहों पर हाई अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु में हाई अलर्ट जारी है, हालांकि इस पर बैन नहीं लगाया गया। केरल में भी बैन नहीं लगाया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बजरंगबली का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे भारत सहन नहीं करेगा। कभी राम पर प्रश्न खड़ा करती है, कभी बजरंगबली को कैद करने की बात करती, प्रतिबंध करने की बात करती है। हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा जान चुकी है और ये तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस करती है, इसका मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। दूसरा, बजरंगबली का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और मोदी जी को मौत का सौदागर कहना, बिच्छू कहना, जहरीला सांप कहना, नाली का कीड़ा कहना और मोदी तेरी कब्र खोदेगी, इस तरह की भाषा का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जनता ने पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया और वोट की चोट कर्नाटक की जनता भी देगी और कांग्रेस को फिर बाहर ही रखेगी और भारतीय जनता पार्टी। इन दिनों 4 धाम यात्रा चल रही है। इस साल यात्रा में कई कठिनाइयां आ रही हैं। पहले बारिश और बर्फबारी से श्रद्धालुओं को बड़ी परेशानी हुई। अब बद्रीनाथ हाईवे पर हेलंग में चट्टान गिरने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मार्ग में फंस गए। गुरुवार को बद्रीनाथ हाईवे पर हेलंग में अचानक से एक पहाड़ी से भरभरा कर मलबा गिर गया। मलबा गिरने से सड़क मार्ग बंद हो गए। पहाड़ से चट्टान गिरने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे अचानक से पहाड़ से मलबा गिरना शुरू हुआ। बद्रीनाथ हाईवे पर हेलंग में चट्टान गिरने की जो तस्वीर है और वीडियो सामने आया है, वो काफी भयावह है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पूरी चट्टान टूटकर हाईवे पर आ गिरी। सड़क पर बड़ी संख्या में लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दे रही है। जान बचाने के लिए लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक से पहाड़ की टूटने का मंजर देखकर लोग भी डर गए। मौसम बहाल होने के बाद गुरुवार को फिर से 4 धाम यात्रा शुरू हुई, मगर इस घटना के बाद बद्रीनाथ यात्रा पर फिर से रोक लगा दी गई थी। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मार्ग में फंस गए। बजरंग दल को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने इसी बीच में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बजरंग दल पर बैन लगना चाहिए, हम बिहार में इसे बैन कर देंगे। तो आपको बताते चले कि जेडीयू सांसद ने इस दौरान एक बड़ा बयान दिया है। बजरंग दल को लेकर देश में जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, कर्नाटक में आपको बता दें कि बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कही है और उसी के बाद से ही ये मामला तेज होता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर जेडीयू सांसद ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम बिहार में भी बजरंग दल बैन कर देंगे। कर्नाटक ने आपको बताते चले कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का चुनावी वादा किया। इस पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। पीएम मोदी भी निशाना साध चुके हैं। अब उद्धव ठाकरे की भी इस दौरान प्रतिक्रिया सामने आई है, तो वहीं जेडीयू सांसद ने भी बयान दिया है। लगातार आपको बताते चले कि बजरंग दल को लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। बीते दिनों मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी
वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से की गई है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने साथ ही कहा कि अगर उन्हें सत्ता पर काबिज होने का अवसर मिला तो वे इसे बैन कर देंगे। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्य भाग, युवा निधि और शक्ति की 5 गारंटी दोहराई। और इसी में जिस तरीके से बजरंग दल का जिक्र कांग्रेस ने किया है, उसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। मीटिंग में कहे हैं कलेक्टर साहब को कि कोई भी प्रोसेसन निकले तो उसमें सम्मानजनक सभी लोगों को ले करके कि एक लिमिट हो, कितना लोग ही जाएंगे। ऐसा नहीं हो कि बिहार शरीफ के लोग करें और पटना से भी लोग आ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीटिंग में कहें दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके में आतंकवादियों ने गुरुवार शाम सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। इस हमले में एक सुरक्षाकर्मी को हल्की चोट आई, जिसे अस्पताल भेजा गया। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। ग्रुप ने एक पोस्ट में कहा कि सीनियर अधिकारी समेत कई जवान हमले में घायल हुए हैं। कश्मीर टाइगर्स ऐसे ही और हमलों की प्लानिंग कर रहा है। गौरतलब है कि पिछले 2 दिन में कुपवाड़ा बारामूला में हुई सेना और पुलिस में मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए थे। तो आपको बताते चले कि आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की है। एक जवान इस दौरान घायल हुआ। पुलिस ने इलाके की हालांकि घेराबंदी की है। कश्मीर के अनंतनाग में ये हमला हुआ है। इससे पहले भी आतंकियों ने एक हमले को अंजाम दिया, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे। वहीं आपको बता दें कि आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर एक बार फिर से फायरिंग की है, एक बार फिर से कायराना हरकत को अंजाम देने की कोशिश की है। कश्मीर के अनंतनाग में ये हमला किया गया। इस दौरान एक जवान घायल हुआ है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। साथ ही साथ घायल जवान को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। कश्मीर में अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके में आतंकवादियों ने गुरुवार शाम सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। इस हमले में एक सुरक्षाकर्मी को हल्की चोटें आईं, जिसे अस्पताल भेजा है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। ग्रुप ने एक पोस्ट में कहा कि सीनियर अधिकारी समेत कई जवान हमले में घायल हुए हैं। कश्मीर टाइगर्स ऐसे ही और हमलों की प्लानिंग कर रहा है। गौरतलब है कि पिछले 2 दिन में कुपवाड़ा बारामूला में हुई सेना और पुलिस से मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए थे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में दोनों देशों के बीच तनाव को इस कदर बढ़ा दिया कि उनके राजनयिक प्रतिनिधियों के बीच सरेआम मारपीट होने लगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक यूक्रेनी सांसद अलेक्जेंडर मारिकोव्स्की को तुर्की की राजधानी अंकारा में एक सम्मेलन के दौरान एक अज्ञात रूसी प्रतिनिधि को घूसा मारते हुए देखा जा सकता है। ये घटना तब हुई जब एक रूसी प्रतिनिधि ने यूक्रेन के सांसद के हाथ से उनके देश का झंडा छीन लिया। फिर तो गुस्से से आग बबूला हुए यूक्रेन के सांसद ने इस रूसी प्रतिनिधि को अच्छा सबक सिखाया और बताया जा रहा है कि मारपीट की एक कथित घटना गुरुवार को ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन की संसदीय सभा की 61वीं महासभा के दौरान हुई, जहां काला सागर क्षेत्र के देश आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक मुद्दों पर बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे। ट्विटर पर की पोस्ट के विशेष संवाददाता और एक राजनीतिक सलाहकार जेसन जे स्मार्ट द्वारा इस घटना के वीडियो को पोस्ट किया गया। और आपको बताते चले कि सांसद अलेक्जेंडर ने इस क्लिप को अपने फेसबुक अकाउंट पर भी पोस्ट किया है। ये वीडियो जमकर वायरल किया गया है। आपको बताते चले रूस यूक्रेन के प्रतिनिधि के बीच में यहाँ पर ये मारपीट की वीडियो देखने को मिली है। PABSEC की संसदीय सभा की 61वीं महासभा में ये घटना हुई है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब इस कदर बढ़ गई है कि सरेआम राजनयिक प्रतिनिधियों के बीच में ये मारपीट होती हुई देखी जा सकती है। दोनों देशों के बीच तनाव को इस कदर बढ़ा दिया गया है जंग ने कि उनके राजनयिक प्रतिनिधियों के बीच में सरेआम ये मारपीट हो रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखने को मिल रहा है, आप भी देख सकते हैं। इस वीडियो में एक यूक्रेनी सांसद अलेक्जेंडर मारिकोव्स्की को तुर्की की राजधानी अंकारा में एक सम्मेलन के दौरान एक अज्ञात रूसी प्रतिनिधि को घूसा मारते हुए देखा जा सकता है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।